हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप सब ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू इसी तरीके से करी हुई है तो चलिए हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं, एक और नई क्लास के साथ, एक और नई वन शॉट की इस सीरीज के साथ। और इस सीरीज में हम फिर से तोड़ने फोड़ने वाले हैं एक और चैप्टर को, और एक और चैप्टर को खत्म करने वाले हैं जल्दी से आपके साथ। तो चलिए, अब वन शॉट की सीरीज में अब फिर से मिस्ट्री, कौन सा चैप्टर होने वाला है? ठीक है, एनी गेसेस कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चलो, आप इतने थोड़ी देर गैस लगाओ। ठीक है, खाना पकाने के लिए नहीं। ठीक है, अब बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वो पहले ही लिख दिया है, वन शॉट है, फुल प्रिपरेशन, यानी आपको कोई डाउट, कोई चिंता करने की चीज नहीं है, कोई चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाए बस उन्हें कर जाओ। ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़कर जाना कि अगर उन उस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है। अगर आप उतना पढ़ जाते हो तो बोर्ड में आपके फुल मार्क्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? तो अगर हम शुरुआत में बात करें, ठीक है, हाँ चलो भाई, तो बात करें चैप्टर के नाम की, तो चैप्टर है 3D। मतलब 3D आप जानते हो, 3D का मतलब है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब जहां भी जिस भी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी वेटेज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा बोर्ड में क्यों है? क्योंकि यहां से आपको देखने को मिलेगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपको देखने को मिलेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको यहां से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से क्या मिल जाता है? एक से लेके दो तक एमसीक्यू मिल जाते हैं। ठीक है, एक से लेके दो तक क्या मिल जाते हैं? एमसीक्यू। तो यानी इस चैप्टर की अगर वेटेज देखी जाए तो 6 मार्क्स की सीधी सीधी वेटेज जाती है कि कम से कम कितने, मिनिमम आपको यहां से कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा? 6 मार्क्स का। तो यानी अगर आपने एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, हमारे साथ जुड़कर एक बार इस सीरीज से इसे पूरा पढ़ लिया, एक तरीके से इसे पूरा पढ़ लिया, तो आपको ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे, यानी यहां से आपका कोई मार्क्स छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और पढ़ते हैं कि आखिरकार कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3D क्या है आखिर। चलो ये समझते हैं आखिरकार 3D है क्या। एक्चुअल में 3D क्या है? एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। क्या है? एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? उसके पास तीन एक्सेस है। जैसे आप 2D पढ़ते हो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें आपको कितने एक्सिस देखने को मिलती हैं? दो, एक्स और वाई। उसी तरीके से जब हाँ, उसी तरीके से जब आप 3D पढ़ते हो तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको कितनी एक्सिस देखने को मिलती हैं? तीन, एक्स, वाई और जेड। यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितनी एक्सिस होती हैं? तीन। अब इन तीनों एक्सिस के होते हुए यहां पर कोई पॉइंट P एग्जिस्ट कर जाए। क्या एग्जिस्ट कर जाए? कोई पॉइंट P। अब इसकी कुछ ना कुछ दूरी A से होगी, कुछ ना कुछ B से और कुछ ना कुछ C से। अब जब इस P को ओरिजिन से मार्क किया जाएगा, कहां से मार्क किया जाएगा? ओरिजिन से। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप एक क्या बन जाएगा? वेक्टर। ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन से डायरेक्शन लेके गए किसकी तरफ? P की तरफ। तो ओरिजिन से जब हम एक पॉइंट P की तरफ अपनी डायरेक्शन लेके गए तो ऑटोमेटिक वो एक क्या कहलाएगा? वेक्टर। अब इन्हीं की स्टडी आपको किस में करनी पड़ती है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में करनी पड़ती है। अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो पूछा जा सकता है उसमें पहला टॉपिक है आपका डायरेक्शन रेशियोज।
डायरेक्शन रेशियोज। पहला सबसे पहला पूछे जाने वाला टॉपिक यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक 1 मार्क्स में आपका क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अब आप इसमें लिखेंगे ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज को डीआरस बोलते हैं। आर द डीआरस यानी किसी भी वेक्टर में जो ए बी सी होते हैं वही उस वेक्टर के क्या होते हैं? डीआरस। यानी किसी भी वेक्टर के ए बी सी की जो वैल्यू होती है उन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? डीआरस। अब ये ए बी सी की वैल्यू मिलती कैसे है? ये आपको ऐसे मिलती है कि सपोज आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसे करके आपको कोई वेक्टर दिया है तो जो आई का कोफिशिएंट है वो ए है, जो बी का मान लो सपोज कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी मान सकते हो आप पी वेक्टर, तो जो जे का कोफिशिएंट है वो बी है और जो के का कोफिशिएंट है वो सी है। यानी किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट से क्या होते हैं? ए बी और सी। किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ए बी सी। और उस वेक्टर के उन कोफिशिएंट्स को ही क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो की बात कवर होती है कि अगर किसी भी वेक्टर के लिए देखा जाए तो जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे वही ए बी सी होंगे और वही कहलाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। यानी किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट ही उसके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहीं से तभी समझ आएगा जब आपके दिमाग में ये वाली बात बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब डायरेक्शन रेशियोज के बाद एक जो चीज आती है वो आती है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्शन को अगर कॉस की फॉर्म में ले, ठीक है, डायरेक्शंस को किसकी फॉर्म में ले? कॉस की फॉर्म में। यहां हमने रेशियोज की फॉर्म में लिया था या कॉस की फॉर्म में, तो उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। बट फिर भी एक स्टडी के लिए पढ़ लेते हैं। एल जो कि कॉस अल्फा होता है, बीटा एल एम, एल एम जो कि कॉस बीटा होता है, और एन जो कि कॉस गामा होता है, आर द डायरेक्शन कोसाइंस। यानी एल एम एन, या फिर कह सकते हो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हें ही डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। इन्हें ही डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा या एल एम एन, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला जा सकता है, उसका एक तरीका है कि आप उसे रेशियोज की मदद से निकाल सकते हो। किन की मदद से निकाल सकते हो? डायरेक्शन रेशियोज की मदद से। तो डायरेक्शन रेशियोज की मदद से कैसे निकाला जा सकता है? एल की वैल्यू निकाली जा सकती है फॉर्मूला अप्लाई करके, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू निकाली जा सकती है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उसी तरीके से एन की वैल्यू निकाली जा सकती है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? एल एम एन। यानी अगर आपको कभी एल एम एन की वैल्यू चाहिए तो आप एल एम एन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यानी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप किसी के भी क्या पता कर सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, यानी किसी भी वैल्यू के डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए कि इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। ये क्योंकि क्विक रिवीजन है तो मैं इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में वो इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, डीप नहीं जा सकते क्योंकि ये वन शॉट है। तो यहाँ पे आपको
जल्दी जल्दी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये भी समझना पड़ेगा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 1, जबकि अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो एंगल होते हैं एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। यानी किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, वाई एक्सिस से जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और जब उसका एंगल जेड एक्सिस से पूरा नापा जाएगा तो वो क्या जाएगा, गामा। वो क्या हो जाएगा, गामा। यानी अल्फा बीटा गामा जो है उनके एक्स वाई जेड एक्सिस से क्या है, एंगल्स है। और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए, डायरेक्शन रेशियोज बता दिए, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले लिख दिए, साथ ही साथ मैंने बता दिया है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, 1 होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ चलिए एक आध क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि कैसे डायरेक्शन रेशियो और कैसे डायरेक्शन कोसाइंस को किया जा सकता है। चलिए अब आ जाइएगा इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आई होप आप सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइंस आर, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं 2, 3, -6, कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अगर किसी के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, अगर किसी भी लाइन के क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डीआरस दे रखे हैं, जो कि डीआरस क्या दे रखे हैं 2, 3, -6। तो यानी अगर डीआरस दे रखे हैं तो मतलब एक ए की वैल्यू है, तो मतलब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -6 है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -6 है। तो ये वैल्यू आपकी एबीसीज की हो गई, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज देने का मतलब है कि वो आपको क्या दे रहा है, एबीसी दे रहा है। तो एबीसी दे रहा है तो मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6। तो अगर ये वैल्यू हो गई तो आपको चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसीज निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। उसी तरीके से m की वैल्यू निकाल सकते हैं आप प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और उसी तरीके से आपको n की अगर वैल्यू चाहिए, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, तो इनका डायरेक्शन रेशियोज के साथ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है कि एल एम एन को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एल निकल जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ऐसे ही एम और ऐसे ही एन। तो चलो इन्हें निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं आखिर क्या वैल्यू बन रही है। एल आ जाएगा प्लस माइनस ए यानी 2 अपॉन, सबका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके रूट करोगे तो रूट करके देख लेना अपॉन में 7 आए, अपॉन में क्या बनेगा 7। उसी तरीके से अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो m की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू 3 है, 3/7। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -6 है और अपॉन में रूट क्या आएगा 7। तो यानी ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन रेशियोज की मदद से, यानी डायरेक्शन रेशियोज को पुट करके एबीसी की वैल्यू रख के आप क्या बना सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर रही होगी, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर रही तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दो पोजीशन वेक्टर्स हैं पी, दो पोजीशंस है, वेक्टर्स भी नहीं कहा उसने, उसने कहा है दो पोजीशंस है पी एंड क्यू। आपको डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं पी क्यू के, आपको डायरेक्शन रेशियोज किसके बताने हैं, पी क्यू वेक्टर के। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं बेसिकली, तो क्वेश्चन क्या है कि कोई एक पॉइंट पी है और कोई एक पॉइंट क्यू है। ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट क्यू। अब आपसे इस लाइन का वेक्टर पी क्यू वेक्टर मांगा है, उसी के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। अगर आपको पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो उसके लिए पहले आपको पॉइंट पी चाहिए, मतलब पॉइंट वेक्टर पी क्यू चाहिए। अगर आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो आपको पहले क्या चाहिए, वेक्टर पी क्यू। और किसी भी वेक्टर को पोजीशन से निकालने का तरीका होता है कि बाद में क्या लिखा है, क्यों, बाद वाले में से माइनस कर दो पहला वाला, बाद वाले में से क्या माइनस कर दो, पहला वाला। जैसे पी क्यू है
तो क्यू में से माइनस कर दो किसको, पी को, तो आपका पी क्यू वैक्टर बन जाएगा। तो जरा बना लेते हैं पी क्यू वैक्टर। तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3i, 1 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 4j, -2 -4 हो जाएंगे तो माइनस के 6k। तो यानी पी क्यू वैक्टर आया 3i -4j -6k। अब इसमें डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं पी क्यू वैक्टर के, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 -4 -6। तो आप कह सकते हो 3 -4 -6 हो जाएंगे क्या आपके डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 -4 6। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, 3 -4 -6। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर रही होगी। अगर आपको इतनी बात क्लियर रही है तो चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसे पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल इट मेक्स विद जेड एक्सिस। अब मैंने आपको ये अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। तो यहां से मुझे एक बात याद आई, एकदम से रिसेंट बात याद आई कि ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री, तो मतलब ये अल्फा है। वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बन रहा है मतलब वो बीटा है। और हमसे क्या मांगा है, गामा। हमसे क्या मांगा है, गामा। अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, हमसे गामा मांगा है। तो क्या आप अल्फा और बीटा में कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी जानते हो, तो आप कहोगे जी हाँ जानते हैं, काहे नहीं जानते हैं, आप अभी अभी पढ़ाए हैं, आप अभी अभी बताए हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल जी, आप अभी अभी बताए हैं कि इन तीनों के स्क्वायर्स की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इनके स्क्वायर्स की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री जो दिया हुआ है वो पुट कर लिया, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/4 होती है, और स्क्वायर करके 1/4 ही हो जाएगी। और कॉस गामा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू नहीं पता, तो ये 1 है। प्लस के 1/4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर गामा 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो कॉस गामा पे जब रूट होगा तो ये √3/2। तो कॉस गामा √3/2 कब होता है, कॉस गामा √3/2 तब होगा जब गामा की वैल्यू क्या होगी, जब गामा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। जब गामा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गामा कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का। मतलब जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल वाले क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। अगर कोई एंगल टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिएगा, बात करते हैं इसमें आगे। 3D में एक अब आता है एक टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या आता है एक टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, यानी 3 डायमेंशन में अगर आपके पास कोई एक लाइन मिलती है, आपके पास क्या मिलती है 3 डायमेंशन में, कोई एक लाइन। तो कोई एक लाइन मिलती है, तब आप उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसके दो फंडे हैं। एक तो आप बना सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लगाकर। कैसे बना सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लगाकर। इसी को कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या कहा जाता है इसी को, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन दो फॉर्म में होती है, सॉरी वेक्टर, कार्टेशियन कह रहे हैं हम। हमको नहीं मालूम
तुम हो सुबह शाम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी किसी भी लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब इसी की अगर बात करें तो इसमें जरा हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो ये तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लाइन को। अब ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर कह सकते हो या कह सकते हो कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक क्या होता है, पॉइंट। यहां पे जो बी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल वेक्टर को, पैरेलल वेक्टर को, यानी बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, एक पैरेलल वेक्टर को। तो यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक पोजीशन, यानी उस लाइन पे हमें क्या पता हो, कोई भी उस लाइन की एक पोजीशन। और बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पैरेलल वेक्टर को, यानी हमें यह भी पता हो कि उसके साथ साथ कौन उसका पैरेलल वेक्टर है। और पैरेलल वेक्टर को कभी कभी डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। पैरेलल वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर। तो यानी हमें ये पता होना चाहिए कि इन इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्या ए है और क्या बी है। यानी कोई लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए, और एक उसका पैरेलल या डायरेक्शन वेक्टर पता होना चाहिए, अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर हम क्या फॉर्म करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये वेक्टर फॉर्म में होती है, इसी को अगर मैं कार्टेशियन में लिखना चाहूं तो कार्टेशियन में लिखा जाता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब इस बार क्या होता है, इस बार जो ए वेक्टर है, ठीक है, जो आप ए वेक्टर की बात कर रहे हो ऊपर, जो आप ऊपर ए वेक्टर की बात कर रहे हो, तो इसमें ए वेक्टर हो जाएगा एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड ए, और इसमें बी वेक्टर हो जाएगा आपका ए आई बी जे सी के। यानी नीचे जो आता है, नीचे वाला जो होता है, ठीक है, इस बात को क्लियरली याद रखना, इस बात को कि जो नीचे वाला जो होता है एबीसी की वैल्यू, एक्चुअल में यही एबीसी की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल वेक्टर, यही क्या बनाती हैं, पैरेलल वेक्टर। और ऊपर जो x1 y1 z1 होते हैं वही आपके पोजीशन को बनाते हैं, और इस फॉर्म को कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यानी अगर किसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और इसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इसी तरीके से एक और है कि आप कैसे बना सकते हो, पॉइंट नंबर टू, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बना सकते हो। एक इक्वेशन ऑफ लाइन आप बना सकते हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की, ये आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो भी एक पोजीशन वेक्टर रहेगा, और यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो भी आपका एक पोजीशन वेक्टर ही रहेगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों कैसे वेक्टर्स रहेंगे, पोजीशन वेक्टर्स। अब इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की क्या, वेक्टर इक्वेशन, इसी को क्या कहते हैं, किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब उसी तरीके से अगर मैं कार्टेशियन बनाना चाहूं तो कार्टेशियन बनती है x माइनस एक्स वन, क्योंकि अब मुझे दो पॉइंट्स पता है, तो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और एक्स थ्री वाई थ्री, नहीं, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, वाई टू माइनस वाई वन, ये जो होती है
यही इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, इसी को कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की कैसी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो एक्चुअल में इसे ही कार्टेशियन इक्वेशन कहा जाता है। अब इसी पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब अगर मैं इसका बेसिक आपको समझाऊं, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं मैं। अगर आपको इसका बेसिक समझाऊं तो बेसिक क्या है, एक ऐसी वेक्टर इक्वेशन बनाओ लाइन की, यानी एक ऐसी लाइन की क्या बनाओ, वेक्टर इक्वेशन जो किस पॉइंट से पास होती हो, इससे। तो मैंने मान लिया ये एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है, जिस पॉइंट की वो कह रहा है, जो लाइन इस पॉइंट से पास होती हो और जो लाइन पैरेलल हो इस लाइन के, ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल हो। तो यानी इसके पैरेलल एक लाइन है और उसकी इक्वेशन हमें दी है x-5/7 इक्वल्स टू y-2/-5 इक्वल्स टू z/1। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उसके पैरेलल एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। अब जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये जो होते हैं 7-5 और 1, ये उसके पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया कि नीचे जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो मतलब इसके जो नीचे वाली वैल्यू है पैरेलल वेक्टर है, लेकिन पैरेलल वेक्टर इस लाइन की है, यानी इस लाइन के कोई क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, उसकी वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, अब ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल, मतलब भाई भाई वाली कहानी, ये इसका भाई ये इसका भाई, तो ये दोनों भी आपस में भाई भाई। तो मतलब जो पैरेलल वेक्टर इस इक्वेशन का होगा वही पैरेलल वेक्टर उस इक्वेशन का होगा जो किस पॉइंट की बनेगी, ए पॉइंट की। अब ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ था, ए के लिए पोजीशन वेक्टर यानी ए वेक्टर मुझे दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर था i प्लस 2j माइनस के, ये रहा ना पोजीशन वेक्टर। और पैरेलल मुझे उस लाइन से मिल जाएंगे, उस लाइन के पैरेलल, उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होंगे एक्चुअल में वही उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होंगे, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो इसके पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे 7i माइनस 5j प्लस के। ठीक है, अब मुझे एक वेक्टर इक्वेशन बनानी है। अब फॉर्मूला आपको पता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर को रख लो आई प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर को रख लो 7i माइनस 5j प्लस के। ये आपकी बन गई लाइन की इक्वेशन, ये आपकी बन के तैयार है उस लाइन की इक्वेशन। इस तरीके से आप उस लाइन की क्या बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं जिस लाइन की इक्वेशन आपसे मांगी है। तो कुछ इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि ये मैंने कैसे किया। हाँ, इजी है, अभी तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें चल रही हैं, तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो अगर इतना आपको समझ आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम क्या सीखने वाले हैं, अगर किन्हीं दो लाइनों के बीच हमें एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें उन दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना हो, एंगल। अगर हमें उन दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना हो, एंगल। तो कोई दो लाइन है सपोज, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे, और उसके बीच में हमें एंगल चाहिए ये थीटा, उसके बीच में एंगल क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो अगर हमें उसके बीच में एंगल थीटा चाहिए तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब b1 b2 दोनों के पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, b1 b2 क्या होंगे, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स, यानी b1 होगा पैरेलल
वेक्टर ऑफ लाइन फर्स्ट, और जो B2 होगा वो होगा पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन सेकंड। एक्चुअल में B1 और B2 क्या होंगे? ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एंगल cos थीटा। कैसे? B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अब ये तो फॉर्मूला हुआ वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला किस में हुआ? वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं कार्टेशियन में लिखना चाहूं, तो यही फॉर्मूला कार्टेशियन में क्या हो जाएगा? तो यही फॉर्मूला कार्टेशियन में हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यानी ये एक्चुअल में आपका फॉर्मूला बन जाएगा कब? जब आप किस में बात करेंगे? कार्टेशियन में। यानी अगर कार्टेशियन फॉर्म बनाने की बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की, तो कार्टेशियन फॉर्म वो होगी। अब यहां से मुझे एक चीज जो जरूरी मेन चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है स्टार। इफ both the lines are perpendicular to each other, अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90। 90 रख लेंगे तो ये cos 90 जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल में कंडीशन निकल के आएगी B1 डॉट B2 बराबर जीरो। यानी B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा? जीरो, अगर ये क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। उसी तरीके से अगर मैं कार्टेशियन की कंडीशन की बात करूं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, अगर ये दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अब ये जो बात है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये हम आप याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं, इसे बिल्कुल भी मत भूल जाना कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। और इसी कंडीशन पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, ये रहा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें तो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं अलग अलग, ठीक है। एक इक्वेशन को चलो मैं यहां लिख लेता हूं, 1 - x/3, 7y - 14/2 लैम्डा, और ये है 5z - 10/11। और दूसरी इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। एंड x - 1/3 लैम्डा इक्वल्स टू y - 5/-7 इक्वल्स टू z - 6/35। ऐसे करके आपको दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस लाइन की हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं। अब अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं तो एक चीज कार्टेशियन फॉर्म में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या? कि कार्टेशियन फॉर्म में जो x, y और z होते हैं ना, इनके कोफिशिएंट्स 1 होते हैं। यानी कार्टेशियन फॉर्म आप जब भी अप्लाई करोगे या जब भी आप कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? 1, वो भी प्लस के। कैसे 1? प्लस के। तो अगर वैसा नहीं है तो पहले आप उस इक्वेशन को सही करो, उस इक्वेशन को इस तरीके से बनाओ कि आपके एक्स और वाई और जेड के कोफिशिएंट्स क्या हो? +1 हो। तो पहले इसे +1 बनाने के लिए माइनस कॉमन लेके नीचे दे दूंगा, तो ये हो जाएगा x - 1/3। ऐसे ही 7 कॉमन लेके नीचे दे दूंगा, तो हो जाएगा 2λ/7, डिवाइड में आएगा क्योंकि। ऐसे ही 5 कॉमन लेके मैं नीचे दे दूंगा, तो हो जाएगा z - 2/11/5। ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में आएगा ना। ऊपर जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में आएगा? डिवाइड में। अब इक्वेशन दोनों सही हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सही दे रखे हैं। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया ना नीचे वाले पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो नीचे वाले पैरेलल वेक्टर होने की वजह से ही ये वैल्यू a1 a2 a1 b1 c1, a1 b1 c1, ये वाली वैल्यू a2 b2 c2, और दोनों आपस में कैसे दे रखे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन में अभी अभी पढ़ी, a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो अगर बात करें, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, चलो। तो अगर बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाई है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होने चाहिए। तो आप इस कंडीशन के हिसाब से अगर A1 A2 रखें तो 3 की मल्टीप्लाई 3 लैम्डा से, प्लस 2 लैम्डा बाई 7 की मल्टीप्लाई -7 से, प्लस 11/5 की मल्टीप्लाई 35 से, किसके बराबर? तो 5 से ये 7 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आप अगर इसे देखेंगे वैल्यू को, तो ये बनेगी 9 लैम्डा, 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 77 इक्वल्स टू 0। तो 9 में से 2 जाएंगे तो ये 7 लैम्डा, प्लस के 77 इधर जाएंगे तो माइनस के 7 से 77 को काट दो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। यही आपका आंसर है। आपको लैम्डा ही फाइंड करना था, जबकि ये दोनों इक्वेशंस आपस में कैसी थी, परपेंडिकुलर। तो जब भी दो कंडीशन आपस में, इक्वेशंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, जब भी ऐसा कभी मौका लगेगा, तो तब आप क्या करेंगे कि आप परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और उसकी वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो आप, आई होप आप इस अब से आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर लेंगे। आई होप आप उसे इजीली डील कर सकते हैं। तो अगर आप उससे इजीली डील कर सकते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे चल के पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए और आने वाले सालों के लिए भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब इसी टॉपिक से पूछा जा रहा है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका मेनली बन रहा है वो इन्हीं टॉपिक में से बन रहा है। तो उसमें से सबसे ज्यादा जिससे बन रहा है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं आखिरकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, मान लो सपोज दो लाइंस है, ऐसे करके दो लाइंस, उनके बीच में जहां पे भी सबसे कम दूरी होगी उसी को कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी दो लाइन के बीच में सबसे कम दूरी, उन दो पॉइंटों से दूरी नापनी है जहां से दूरी क्या हो, सबसे कम पड़े। उन दोनों पॉइंटों से जब हम दूरी नापेंगे जहां से सबसे कम पड़े, उसी को क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट A2 माइनस A1, इसकी डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का, और ये सारे वेक्टर्स हैं। एक्चुअल में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। मेन तो यही है कि आप फॉर्मूला याद रख लो। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्चुअल में फॉर्मूला पता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन करना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आप उसे आसानी से कर लोगे, आप उसे बहुत प्यार से, सिंपली आप उसे सॉल्व कर लोगे, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इस तरीके के आपका ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगर आपको ये आता है तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ले लेते हैं, चलो। तो अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर दिया हुआ है,
इसमें होता क्या है, आपको वेक्टर की दो इक्वेशन दे रखी है। कितनी इक्वेशन दे रखी है वेक्टर की? दो। अब इस वाली इक्वेशन को आप जानते हो ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म होती है, तो आप इसे ए1 मानेंगे और इसे बी1। इसे आप ए2 वेक्टर मानेंगे और इसे बी2। ऐसे करके आप ए1 बी1 ए2 बी2 ले लेंगे अपने, ठीक है, ताकि हम शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में वो अप्लाई कर सकें। अब शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक एक करके निकाल लेते हैं। एक वैल्यू चाहिए हमें ए2 माइनस ए1 की, ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर की। तो ए2 में से ए1 वेक्टर घटाना है, तो इसमें से इसे घटाना है, तो पहले ए2 को लिख लेते हैं आई माइनस जे प्लस 2 के। उसमें से माइनस करना है मुझे 4i माइनस जे को। इसे अगर माइनस करते हैं तो माइनस के 3i, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा तो 0j और प्लस के 2k। अगर इसमें से इसे माइनस करके देखें तो वेक्टर बन रहा है ए2 माइनस ए1 बन रहा है 3i माइनस के 3i प्लस के 0j और प्लस के 2k। तो ये वैल्यू किसकी बन रही है? ए2 माइनस ए1 की। तो ए2 माइनस ए1 की अगर वैल्यू बन गई तो उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे, फिर b1 वेक्टर लिखेंगे और फिर b2। तो b1 वेक्टर है 1 2 माइनस 3, b2 वेक्टर है 2 4 माइनस 5। इस तरीके से आप बनाएंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 में आप आई लेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कट मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया है, तो आप वो कर सकते हैं। -10 प्लस 12, जे नेगेटिव का होता है, ये कट -5 प्लस 6 1, और के पॉजिटिव का होता है, ये कट 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो जो आपका b1 क्रॉस b2 आ रहा है वो आ रहा है 2i माइनस जे। क्या आ रहा है आपका? 2i माइनस जे, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो गई उसमें? 0 हो गई। के की वैल्यू क्या हो गई उसमें? 0। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो अलग से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं किसका? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट, एक वैल्यू आपकी 2 बन रही है तो 2 का स्क्वायर, प्लस एक वैल्यू आपकी -1 बन रही है तो -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5। क्या आ जाएगा? √5। अब एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है मुझे, चलो क्या याद रखोगे, लिख देता हूं। अभी अभी लिखा था वैसे मैंने, a2 माइनस ए1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो अब एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। a2 माइनस ए1 की वैल्यू क्या आ रही है? तो a2 माइनस ए1 की वैल्यू आ रही है -3i प्लस 2k। उसकी डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2i माइनस जे अपॉन इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली, जो कि क्या है? √5। अब आप ऊपर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई में जे है नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा, के भी खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा ऊपर आई की आई में मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, तो ये बनेगा 6/√5। यूनिट लिखेंगे जरूर, स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर है। 6 यूनिट्स, स्क्वायर नहीं यूनिट्स, 6/√5 यूनिट्स, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, अब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर लेना है, यानी खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन की, ताकि पेपर में आपसे कोई गलती ना हो, आप गलती ना करें। तो इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं तो यहाँ आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे, मतलब पेज नंबर 13 है, छोड़िए, क्वेश्चन पे आइएगा। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग। आपको शो करना है कि लाइंस आपस में कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है।
साथ ही साथ क्या बताना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। एंड दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, आर वेक्टर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ऐसे करके आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहला काम आप ऐसा करना, जब भी इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करो, जब भी किसका क्वेश्चन करो, इंटरसेक्शन वाला, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये वेक्टर में दी हुई है, इन्हें पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आपको जो करना है, वेक्टर से किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में। करना बड़ा सिंपल है, x -3, y इसका साइन पलट के -2, z इसका साइन पलट के प्लस का 4, अपॉन में ये वाले 1, यहाँ पे 2 लैम्डा वाले, यहाँ पे b2, और ये किसके बराबर, लैम्डा के, क्योंकि ये क्वेश्चन लैम्डा में था ना, इक्वेशन किस में थी ये, लैम्डा में। अब दूसरी कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस का 5, y के आगे प्लस का 2, ठीक है, साइन अपोजिट हो जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अब z नहीं है तो z के आगे 0, अपॉन में क्या है इसके 3, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और ये इक्वेशन किसके इक्वल्स टू में है, म्यू के। ये इक्वेशन किसके इक्वल्स टू में है, म्यू के। अब आप एक काम करें सिंपल, एक बार इसे लैम्डा के बराबर रख के x की वैल्यू लैम्डा में निकालें। x अपॉन 3 माइनस 1 को अगर मैं लैम्डा के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे सपोज देखो x माइनस 3 अपॉन 1 को किसके बराबर रखा, लैम्डा, तो ये उधर जाएगा, और प्लस का 3 जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही आपको सबको बराबर रख के लैम्डा, हर एक की वैल्यू लैम्डा में निकालनी है। तो यानी मैं x को लैम्डा के बराबर लूंगा तो आ रहा है लैम्डा प्लस 3, y को लैम्डा के बराबर लूंगा तो 2 लैम्डा प्लस 2 आ रहा है, z को लैम्डा के बराबर लूंगा तो 2 लैम्डा माइनस 4। ऐसे यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 म्यू प्लस 5, यहां से y की वैल्यू म्यू की फॉर्म में निकालेंगे तो 2 म्यू माइनस 2, और यहां से अगर म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ सॉरी, z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 म्यू। आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर आपने वैल्यूज निकाल ली तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां आ रही है वही एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां आ रही है, यानी दोनों तरफ एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है। अगर दोनों तरफ सेम है तो मतलब मैं इन्हें आपस में इक्वल कर सकता हूं, इन्हें आपस में क्या कर सकता हूं, इक्वल, क्योंकि ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि लैम्डा प्लस 3 जो है वो 3 म्यू प्लस 5 के बराबर। उसी तरीके से मैं एक और बात क्या कह सकता हूं, एक और बात मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 लैम्डा प्लस 2 है वो 2 म्यू माइनस 2 के बराबर है, ठीक है, ये बात भी मैं कह सकता हूं। और तीसरी बात मैं क्या कह सकता हूं, तीसरी बात मैं कह सकता हूं जेड भी आपस में इक्वल रहे होंगे, तो 2 लैम्डा माइनस 4 किसके बराबर रहा होगा, 6 म्यू के। 2 लैम्डा माइनस 4 किसके बराबर में रहा होगा, 6 म्यू के। अब यहां हमारे पास दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन तैयार हो गई। हमारे पास क्या आ गए, दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन। तो जब दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन आ गई तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके क्या निकाल लो, वैल्यू। जैसे यहां से 2 लैम्डा की वैल्यू लेके यहां रख लो, तो 2 लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो 2 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 म्यू प्लस 4। क्या आ जाएगी, 6 म्यू प्लस 4, वो यहां रख लो, तो यहां हो जाएगी 6 म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस 2, म्यू एक तरफ बाकी एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4 म्यू, तो म्यू की वैल्यू -1। सॉल्व करके म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, -1। म्यू की वैल्यू यहां रख दो, तो म्यू की वैल्यू -1 रख देंगे तो -6, -6 प्लस 4, म्यू की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो -6 प्लस 4 -2, तो लैम्डा की भी वैल्यू -1 आ रही है।
तो मुझे चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, मुझे शो करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू -1 आ रही है, वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, वो इसको क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई। तो एक बार देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। -1 + 3 -3 + 5, तो -1 + 3 2 और -3 + 5 भी 2। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं मतलब दो इक्वेशन से निकालना लैम्डा और म्यू और तीसरे में पुट करके देखना, अगर वो इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग है। आप कह सकते हो कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो मतलब मैं कह सकता हूं हेंस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इस तरीके से बताया जा सकता है कि वो दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। अब अगर वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वापस आ जाओ, लैम्डा की वैल्यू यहां रख दो इनमें, या फिर म्यू की वैल्यू यहां रख दो, एक ही सेम ही पॉइंट्स आएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए चाहे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो चाहे म्यू की। तो अब मैं x की वैल्यू लैम्डा + 3, y की 2 लैम्डा + 2, लैम्डा + 3 2 लैम्डा + 2, लैम्डा + 3 2 लैम्डा + 2 और z की 2 लैम्डा -4। और मुझे पता है लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, -1, वो पुट कर लो तो हो जाएगा 2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -6। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2, 0, -6। क्या आ रहे हैं, 2, 0, -6। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन, यानी अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्वेश्चन को। और ये बहुत बार आ रहा है और बहुत पूछा भी जा रहा है। तो आपको ये कंफर्म तरीके से आना चाहिए कि हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को कैसे कर सकते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसी के साथ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फिर से एक और सवाल, इसकी इंपॉर्टेंस भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। फाइंड द लेंथ, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन लाइन दिस। अगर किसी एक पॉइंट इससे उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाए, तो मैंने, चलो मान लो सपोज मैंने ये फिगर बनाई यहाँ पे कि एक पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला एक लाइन पर। वो पॉइंट क्या था, 2, -1, 5। इस पॉइंट का नाम मैंने P दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने G दिया और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x - 11/10 इक्वल्स टू y + 2/-4। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, इसे तरीके से लिखेंगे भाई, ऐसे नहीं लिख रहे हैं भाई, तरीके से लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो क्या फायदा है, समझ में भी नहीं आएगा। x - 11/10, अभी तो इससे काम है थोड़ा सा, y + 2/-4 और z + 8/-11। चलो इस तरीके से ले लिया हमने, इस तरीके से इस क्वेश्चन को ले लिया। अब मैंने मान लिया ये वाले जो जी के कोऑर्डिनेट है ये XYZ। अब एक बात बताओ, हमसे कहा है हमें फुट फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर के, तो मतलब ये परपेंडिकुलर रहा होगा, इसके फुट, ये जो पॉइंट जी है ये फाइंड करना है, इसके फुट जी हमें फाइंड करने हैं। अब हमने मान लिया हमें जी फाइंड करने हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2, परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन आपस में। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो जो इसके डायरेक्शन, इसके पैरेलल वेक्टर्स होंगे A1 B1 C1 और जो इसके होंगे A2 B2 C2, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। अभी पिछले उसमें ही पढ़ा के आया हूं थोड़ी देर पहले ही कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 क्या हो जाता है, 0, अगर लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, इनके पैरेलल वेक्टर्स की। एक के पैरेलल वेक्टर्स तो मुझे पता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है उसके नीचे वाले ही जो होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स होने का मतलब है कि मुझे, चलो मान लो ये पता है कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है।
तो मुझे ये पता होने के बावजूद भी मुझे ए टू बी टू सी टू चाहिए जो कि इस लाइन के होंगे, और इस लाइन के लिए मुझे पहले पॉइंट जी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पहले पॉइंट जी। तो पॉइंट जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फोटो इमेज वाले क्वेश्चन में इसे लैम्डा के बराबर ले लेंगे। इसे किसके बराबर ले लेंगे? लैम्डा। लैम्डा के बराबर लेने के बाद यहां से x निकालो। 10 लैम्डा प्लस 11, इसे लैम्डा के बराबर लेके y निकालो। -4 लैम्डा -2, इसे लैम्डा के बराबर लेने के बाद z निकालो, तो z आ जाएगा -11 लैम्डा -8। ये आ गए, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यानी आपने कोऑर्डिनेट जी के फाइंड कर लिए। किसके फाइंड कर लिए? कोऑर्डिनेट जी के। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो आपने जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करे क्या? कि जी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 10 लैम्डा प्लस 11 कॉमा, क्योंकि जी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, तो -4 लैम्डा -2 कॉमा -11 लैम्डा -8। तो जी के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब मुझे क्योंकि इसके चाहिए, तो मुझे ये पीजी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वेक्टर पीजी। तो वेक्टर पीजी निकालने के लिए, पीजी वेक्टर बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा जी माइनस पी। तो जी माइनस पी करना पड़ेगा, तो पीजी वेक्टर के जो वो आ जाएंगे, पीजी वेक्टर की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी? 10 लैम्डा प्लस 11 में से 2 माइनस करेंगे, 10 लैम्डा प्लस 11 में से 2 माइनस करेंगे, और -4 लैम्डा -2 में से माइनस माइनस प्लस 1 कर लेंगे, और -11 लैम्डा -8 में से -5 कर लेंगे। तो जो आपके पीजी के वैल्यू आएंगी एक्चुअल में यही आपके डायरेक्शन रेशियोज, यानी आपकी ए टू बी टू सी टू होंगे। जो पीजी वेक्टर की वैल्यूज आएंगी यही वैल्यूज आपकी क्या होंगी? ए टू बी टू और सी टू। तो मतलब ये आया 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -1 और -11 लैम्डा -13। एक्चुअल में यही जो वैल्यू है पीजी वेक्टर की, जो वैल्यू आएंगी यही होंगी ए टू बी टू और सी टू। और हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। तो a1 आपको क्या मिल गया? 10। a2 क्या मिल गया? 10 लैम्डा प्लस 9 प्लस b1 क्या मिल गया? -4। b2 क्या मिल गया? -4 लैम्डा -1 प्लस c1 क्या मिल गया वहां से? -11। c2 क्या मिल गया यहाँ से? -11 लैम्डा -13, और इसे किसके बराबर रख लो? 0 के। इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा प्लस तेरह कम तेरह का 3, 143। अब अगर देखें तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो टोटल कर लो लैम्डा की वैल्यू के लिए 100। मेरे हिसाब से फाइंड कर लेना, लैम्डा की वैल्यू शायद -1 है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? शायद से यहाँ से -1। तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो अब सारा खेल आसान है। अगर आपने आराम से प्यार से ये समझ के कि मुझे इसके क्या चाहिए थे, ए टू बी टू सी टू चाहिए थे, उन ए टू बी टू सी टू के लिए मुझे इनके क्या निकालना? पीजी का क्या बनाना पड़ा? वेक्टर। तो पीजी वेक्टर के लिए पहले जी निकाला, फिर आराम से पीजी वेक्टर बनाया। जी पीजी वेक्टर बना के ए टू बी टू सी टू मिल गए। ए टू बी टू सी टू का इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाए लैम्डा की वैल्यू। मैंने किसकी वैल्यू निकाली? लैम्डा की। अब आपसे क्या क्या मांगा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैंने कहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड पहले से कितने थे? एक्स था 10 लैम्डा प्लस 1। क्या था एक्स? 10 लैम्डा प्लस 1। तो एक्स तो पहले से 10 लैम्डा प्लस 1 था, 11। वाई की वैल्यू क्या थी पहले से? -4 लैम्डा -2
और जेड की वैल्यू पहले से क्या थी, -11 लैम्डा -8। अब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई है तो रख लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। वाई की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू -1 है तो ये 2 आ जाएगी। और यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 3 आ जाएगी। और यही आपके फुट है, यही आपके क्या है, फुट, क्योंकि ये पॉइंट जी है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके आ गए। अब मैं थोड़ी सी फिगर फिर बना लेता हूं दोबारा इसी को। तो ये आ गए ना आपके, जी आ गए। पी आपको पहले से पता है, जी आ गए 1, 2, 3। पी आपको पहले से पता है, पी वाला जो पॉइंट है 2, -1, 5। अब अगर आपको लेंथ चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, लेंथ किसकी, पीजी की, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉरी, फॉर्मूला गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा लिखने में, बोलने में नहीं, लिखने में। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो अगर आपको चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक को x1 y1 x2 y2 और x1 y1 z1 और एक को x2 y2 z2 मान लो, तो 2 - 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और -1 - 2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 5 - 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 और 1 14, √14 यूनिट्स लेंथ हो जाएगी। √14 यूनिट्स क्या हो जाएगी, लेंथ। अब क्वेश्चन ने कहा है इमेज भी बताओ, तो इमेज का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो जितनी ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उतनी ही नीचे क्या बनेगी, इमेज। जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी ही नीचे क्या, इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, एबीसी। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए x1 y1 z1 है, ये xy z है, और ये x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेट p डैश मिल जाएंगे, यानी एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद नहीं है, चलो यार अगले पेज पे ही कर देते हैं। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकाल सकते हो x1 प्लस x2/2 करके, y की वैल्यू निकाल सकते हो y1 प्लस y2/2 करके, और z की वैल्यू निकाल सकते हो z1 प्लस z2/2 करके। तो अगर ऐसे आप फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो x की वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, x1 2 है और a है, 1 2 a, 1 2 a, 1 2 ए। तो अगर दो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इमेज में एक वैल्यू 0 हो गई। दूसरी क्या है, 2 - 1 बी, 2 - 1 बी। तो अगर देखेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 5 आ गई। जेड की वैल्यू निकालने के लिए, जेड है 3 5 सी, 3 5 सी, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके इमेज आ गई, ये आपकी क्या आ गई, इमेज। इस तरीके से आपसे जो भी मांगे क्वेश्चन में आप बता सकते हो। अगर आपसे क्या मांगा है, सिर्फ और सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा है, तो क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक, यानी यहां तक खत्म हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद अगर लेंथ मांगी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और लेंथ के बाद भी अगर उसने इमेज मांगी है तो आप इमेज के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, खत्म होगा। और इस क्वेश्चन को खत्म होने के 3 पार्ट्स हैं, और इसी तरीके से ये तीनों पार्ट में बटा हुआ है, और पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जाता है। तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना भी है आपको इसे कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं,
तो एक और क्वेश्चन बोर्ड में जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है। ठीक है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसको और डिस्कस करके देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point this and perpendicular to the lines this and this। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास होती हो। तो मतलब मुझे उस लाइन का पोजीशन वेक्टर पता है। मुझे उस लाइन का क्या पता है? पोजीशन वेक्टर। तो अगर मुझे उस लाइन का पोजीशन वेक्टर पहले से पता है तो मैं उसकी इक्वेशन छेड़ सकता हूं। कैसे? आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। मुझे पैरेलल वेक्टर नहीं पता, वो मान लिया मैंने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ये जो लाइन है एक बार परपेंडिकुलर है किसके? एक बार परपेंडिकुलर है इस वाली के। किसके परपेंडिकुलर है? 8i माइनस 19j प्लस 10k प्लस लैम्डा की जगह कुछ और वेरिएबल ले लेना। लैम्डा और म्यू इस्तेमाल कर रखे हैं पहले से। ठीक है, तो मतलब यहां जो आर है, जो यानी वेक्टर है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो ए प्लस लैम्डा बैंगन, ये तो दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है? 3i माइनस 16j प्लस 7k। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ये वेक्टर b1 होगा और ये वेक्टर b2। और एक हम कंडीशन अभी अभी पढ़ के आए हैं, b1 डॉट b2। ठीक है, b1 डॉट b2 किसके बराबर है? 0 के। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई हमने कि जो b1 डॉट b2 है दोनों वेक्टर का, वो किसके बराबर है? 0 के। तो b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से एक और कंडीशन है, के वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल के लिए मैंने इसे b3 मान लिया। तो परपेंडिकुलर की एक और कंडीशन लगाई, b1 डॉट b3, क्योंकि ये भी आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो b1 डॉट b3 दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर? 0 के। तो b1 डॉट b3 निकालेंगे, b3 निकालेंगे तो आएगा 3a प्लस 8b माइनस 5c। ये रहा b3, ये रहा b1, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर ले ली मैंने? 0 के। इतना काम अगर मैंने कर लिया तो मेरे पास दो इक्वेशंस तैयार हो गई। अब मैं इसमें लगाना चाहता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या अप्लाई करना चाहता हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नेक्स्ट पेज पे चलो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं, आपको शायद नहीं भी पता हो बहुत लोगों को कैसे अप्लाई करते हैं। 3a माइनस 16b प्लस 7c और 3a प्लस 8b माइनस 5c। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है? आप ए लो, ए के नीचे डंडा खींचो, इन दोनों को ढक लो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 5 जा 90 माइनस 8 7 जा 56, माइनस का बी लो और बी वाले को ढक लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 15 माइनस 3 की इसमें 7 दिया 21। सी लो, सी वाले को ढक के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 की 3 में 24 माइनस 3 की 6 में 48, लेकिन माइनस के बनने की वजह से प्लस का हो जाएगा। अब इन्हें थोड़ा सा देखो, 90 माइनस 56 24 मेरे हिसाब से, या 34 बन रहे हैं, 34। 15 और 21 माइनस 6 2 और 1 3 36 और
24 और 48, 8 4 12 का 2, कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 7। ए 34 कैसे बन रहा है यार? 34 तो नहीं बनना चाहिए फिर है। 56 60 90। कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने? 16 5 या 90 होते हैं, 15 16 5 या 85 होते हैं ना? सिक्स 5 6 या 30 की 0, कैरी लगा 3 5। हाँ 16 5 या 80 होते हैं। ओके 24 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 24 के टेबल से, क्योंकि तीनों 12 के टेबल से कट रहे हैं तो काट लो। 12 दूनी 12 तिया 12 छिक्का। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो जो नीचे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, वही ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस बी की -3 आ रही है तो मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 3, और सी की वैल्यू कंपेयर करके 6। तो मतलब ये ए बी सी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6। मैं अपनी इक्वेशन को अधूरा छोड़ के आया था आर वेक्टर वाली को। पोजीशन वेक्टर तो मुझे पता थी, बस ए बी सी नहीं पता थे, वो मैंने निकाल लिए। आई प्लस 2j माइनस 4k, आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा ए आई, तो जो कि मैंने 2i प्लस bj 3j प्लस ck यानी 6k। ये हो गई मेरी वेक्टर इक्वेशन तैयार। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परपेंडिकुलर वाला, तो आप इस अप्रोच से, इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं, सॉल्व करके बता सकते हैं कि आखिरकार वो कैसे होगा। तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, हमने कितने टाइप्स की चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं आज। चलो, तो हमने पहले क्या सीखे? डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस के बारे में सीखा, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लिए, फिर हमने सीखा कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं, फिर उसका क्वेश्चन लिया। ठीक है, दो तरीके से बना सकते थे, फिर उसका क्वेश्चन लिया। इक्वेशन बनाने के बाद हमने देखा कैसे किन्हीं भी दो के बीच एंगल निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे याद रखना। और फिर हमने निकाल के भी देखा कि अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन परपेंडिकुलर दे रखी है तो कैसे आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर से हमने उसका क्वेश्चन लेकर देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने क्या देखा? दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम उन्हें इंटरसेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अगर फिर हमने क्या देखा? परपेंडिकुलर फुट इमेज वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है परपेंडिकुलर वाला, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको आज की ये सारी चीजें समझ आई हैं, हाँ लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी किया क्योंकि उतनी ज्यादा चीजें ऐसा नहीं था। ठीक है, आपको नॉर्मल चीजें करनी थी, तो लेक्चर हाँ माना मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चीजें आपकी इतनी ही आएंगी और इतनी ही एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी इस बात से क्या होता है कि ज्यादा व्यूज आते हैं या लाइक्स आते हैं तो थोड़ा रहता है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन तो आप दबा ही देंगे। चलो, तो बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय सिया राम।